इसरो ने अभी जो है 2-3 अच्छे काम किए हैं, तो इसके वजह से इसरो न्यूज़ में बना हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 की अगर आप बात कर लें, G20 का सैटेलाइट छोड़ने का बात कर लें, और आदित्य L1 जो मिशन हमारा है लैग्रेंज 1 के ऊपर में, तो कुछ बातें चल रही हैं। फिर इसमें फिर इंडिया इसरो का क्या सक्सेस वगैरह है, तो इसके ऊपर में बात कर लेंगे। तो देखो, इंडिया ने 3 काम किया, मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, उसके बाद में चंद्रयान 3 और आदित्य L1। इसरो ने अपने आप को एक प्रोमिनेंट ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में स्थापित कर दिया। क्या कारण रहा इसरो के राइज का? अब ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब मतलब इसमें सोचना है बस, तो थोड़ा देख लो कि इसरो का सफलता 2 ही चीज पे बेस्ड। इसरो का सफलता टैलेंट और लीडरशिप के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। इसरो टैलेंट और कंपटीशन, ये लीडरशिप दोनों को एक जगह लाने का काम किया। ठीक है, विजनरी, बहुत विजनरी लीडरशिप रहा, बहुत आगे तक के सोचने वाले लोग इसको मिलते चले गए। जैसे विक्रम साराभाई हो गए, चाहे कलाम साहब हो गए, तो बहुत सारे लोग मिले, प्रोफेसर या डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश हो गए, तो बहुत सारे लोग मिले इसको। कल्चर ऑफ इनोवेशन रहा है इसरो के अंदर में। इसरो के अंदर मतलब नवाचार की संस्कृति बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पे मेरिट को सपोर्ट किया जाता है। हायरार्किकल माइंडसेट नहीं है कि वो ऊपर वाला आदमी है, वो जो बोल रहा है उसकी बात सही है और वही होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सक्सीड एंड टू मूव फास्ट इज द फ्रीडम, एंड फ्रीडम टू ब्रिंग समथिंग न्यू, एंड द फ्रीडम टू फेल इन दैट कोर्स। मतलब फ्रीडम, आप सब भाई कुछ नया करने जाओ तो हर बार कोई अच्छी चीज़ बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं, फेल हो सकते हैं। तो फेलियर के ऊपर में आपके ऊपर नहीं कि भाई देश का पैसा बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर इतना डरा दोगे तो वो आगे कुछ करेगी नहीं। मान लो घर में किसी का शादी होगा, आप लोग का हो ही जाएगा आज नहीं कल, तो वाइफ कुछ खाना बना के लाई बढ़िया, उसके हिसाब से, ठीक है, और आपने तुरंत नया कुछ बनाई, इटालियन फूड, मैक्सिकन फूड कुछ बनाया, और आपने उसी समय बुराई कर दी। ये तो मम्मी के हाथ का खाना जो बनता था उसका नाखून बराबर भी नहीं है। अगले दिन से आपको दाल भात चोखा ही मिलेगा खाने के लिए, तय मानिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, चैलेंजेस क्या है भाई इसरो के अंदर में। तो देखो, बजट इंडिया का जो है स्पेस बजट बहुत कम है, 1/6 ऑफ चाइना, इतना ही बजट है हमारा। और स्पेस मार्केट साइज अगर की बात करें तो भारत के जीडीपी का मात्र 0.3% है। ठीक है, स्पेस का मार्केट शेयर। और याद रखना, इसको भारत सरकार क्या चाह रही है कि 2030 तक इस बजट को 1.3% करने की कोशिश करी जा सके। तो हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। टैलेंट पूल बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ब्रेन ड्रेन का बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ से लोग बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी बात, टैलेंटेड लोग थियोरेटिकल फिजिक्स वगैरह में जो है सैद्धांतिक चीज़ों के ऊपर में उतना काम नहीं करना चाहते। इन सबको टेक्नोक्रेट बनना है। टेक्नोलॉजी के पीछे हम पागल हैं और साइंस के पीछे नहीं आना चाहते, बट साइंस प्रीसीड्स टेक्नोलॉजी, वी मस्ट रिमेंबर इट, है ना। विज्ञान जो है प्रौद्योगिकी के पहले आता है। तो हमारे यहाँ नहीं है R&D का कल्चर, जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर का थोड़ा अभाव है, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। एक तो हमारे यहाँ स्पेस सेक्टर मोनोपोलाइज रहा बहुत दिनों तक, और मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंदर रहा, जो सरकार का जो एकाधिकार रहा उसके ऊपर। और बाद में जब इसको फ्री भी किया गया, मतलब इसमें फ्री कहने का मतलब प्राइवेट पार्टीज के एंट्री को अलाउ किया गया, तो भी प्राइवेट पार्टीज इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते, बिकॉज लॉट्स ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व हेयर, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। बहुत लॉन्ग टर्म विजन आपको सोचना पड़ेगा, इमीडिएट आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पावर का लिफ्ट ऑफ करने का मशीन माने व्हीकल है, जैसे सैटेलाइट तुमने बनाया, कोई चीज़ तुमको आकाश में ले जाना है तो तुमको लगेगा लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का हमारा साइज जो सबसे हेवी लॉन्च व्हीकल है, वो भी उतना हेवी नहीं है जितना अमूमन, मतलब 20 गुना हल्का है एज कम्पेयर टू जो आपका फैल्कन है, उस स्पेस एक्स का, ये सब जो है एलन मस्क का जो रॉकेट वगैरह है,
उसका लॉन्च व्हीकल से बहुत सस्ता है। तो हमको कुछ हेवी चीज़ भेजना होता है तो हम खुद बाहरी लोगों पे डिपेंड। इंडिया का खासियत क्या है ना कि हम सस्ते से सस्ते में आसमान में चीज़ों को पहुंचा देते हैं, लेकिन लाइट वेट, हमारा वेट का जो है लिमिटेशन है हमारे। वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो लीगल फ्रेमवर्क बनाओ, स्पेस को लेकर के सारे प्रोविजंस को क्लियर करो और थोड़ा सा इसको फैसिलिटेटिव करना चाहिए कि भाई भारत में स्पेस सेक्टर का विकास अच्छा हो। फिर फंडिंग वगैरह को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा पीएलआई स्कीम बढ़ाया जाए स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। जैसे पीएलआई स्कीम बहुत सारे सेक्टर में ला रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसको कहते हैं, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जो देते हैं कि भाई तुमने 10 यूनिट किया तो लो तुमको 10 रुपया देंगे, 100 यूनिट किया तो तुमको 100 रुपया देंगे। तो अगर इस तरह का हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इसमें भी लाएं तो इट वुड बी बेटर। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है ना, ये किसी भी सेक्टर के को बढ़ावा देने में एक जनरल पॉइंट की तरह से भी आपको एक्ट कर सकता है। आप मतलब उसको देखेंगे। स्पेस टूरिज्म बाकी जगहों पे चल रहा है ना अभी, स्पेस एक्स वगैरह भी इन्वॉल्व इसके अंदर, तो हमको भी कुछ करना चाहिए इसमें और इंसेंटिव करना चाहिए, इंसेंटिव्स को बढ़ाना चाहिए, मतलब प्रोत्साहन राशि और बाकी तरह से जो प्रोत्साहन हम दे सकते हैं उनको बढ़ाना चाहिए। कोलैबोरेशन को इंक्रीज करिए बाकी ग्लोबल जो स्पेस पावर्स हैं उनके साथ में, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर रशिया एंड यूएसए collaborated with each other in space sector and they created the international space station। तो भाई भारत तीन एशियाई महाशक्ति है, इंडिया का आप इसरो ले लो, जैक्सा ले लो जापान का, और चाइना का ले लो जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है, और तीनों अगर कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ कॉपरेशन उस तरह का भी नहीं है। फिर ये हाईलाइट करके रखना, तुमसे किसी भी जीएस के पेपर में पूछेगा, या तो पेपर 1 में पूछेगा सेक्शन 2 में, या पेपर 3 में पूछ लेगा, बट ये पूछना चाहिए इंडिया का स्पेस पॉलिसी 2023। पिछले बार लॉजिस्टिक पॉलिसी पूछा है, इसलिए मुझे लग रहा है इस बार का है पॉलिसी याद कर लेना है। क्या हमने किया है, स्पेस पॉलिसी को क्यों लाए हैं, क्योंकि अब 21वीं शताब्दी में जैसे हम आगे एडवांस कर रहे हैं तो स्पेस इज इमर्जिंग एज ए very lucrative sector, not only in terms of scientific exploration but also in terms of economic progress। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंतरिक्ष का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा संभावना वाला क्षेत्र बनता जा रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करते हुए हमको एक अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है, जहाँ पे R&D को भी प्रमोशन मिले, ठीक है, स्टेट की विजन भी रहे और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स को हम ऊपर भी लेकर के जाएं, और इकोनॉमिक बेनिफिट भी अपने एग्जिस्टिंग पोटेंशियल से जो हमने अपनी क्षमता का विकास किया है उससे आर्थिक संभावना जो हम विकसित कर सकते हैं हम वो भी करें। तो हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं एंड दिस इज द थिंग जहाँ पे हमको करना है। ओके, अब देखो इसमें क्या है हाईलाइट की, देखो तुमको 3-4 अलग अलग माने पॉइंट्स में याद रखना है। एक पहला है इन स्पेस। अब इन स्पेस क्या है, इसका नाम ये एक तरह का एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां से तुमको प्राइवेट सेक्टर लॉन्च करना चाहे कुछ या फिर सैटेलाइट बनाए बेचे, इन सारी चीज़ जो हैं, ठीक है, तो बाइंग सेलिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम करने के लिए इस एजेंसी का हमने गठन किया है इन स्पेस का, ठीक है। तो इन स्पेस क्या करेगा कि ये ऑथराइज एजेंसी होगी फॉर स्पेस लॉन्चेस, फॉर एस्टैब्लिशिंग लॉन्च पैड्स, फॉर बाइंग एंड सेलिंग सैटेलाइट्स, उपग्रहों की खरीद बिक्री। ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और प्रोसेसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनजी मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स को भी बताएगा। तो इसरो का अब तक का जो क्षमता उसने डेवलप किया है उसको जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ शेयर करेगा, प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट्स को, यानी कि स्पेस इक्विपमेंट्स को और टेक्नोलॉजी को। इट विल क्रिएट स्टेबल एंड प्रिडिक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एनजीज। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी जो है एक उठने का अच्छा अवसर रहे। सो उसके लिए मतलब बेसिकली ये एक एजेंसी है जो रेगुलेट भी करेगा और फैसिलिटेट भी करेगा प्राइवेट प्लेयर्स को। बस इतना आपने दिमाग में रखना है और वहाँ पे लिख देना है इन स्पेस, प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस में ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म इसरो ने अब तक क्रिएट किया है उसका वाणिज्यीकरण करने के लिए है, ठीक है।
वो प्राइवेट प्लेयर्स को उठाएगा। और ये जो इसरो का अपना क्षेत्र है, तो इसरो का आप समझ लीजिए कि इसरो को एज ए PSU कन्वर्ट करने के लिए एजेंसी काम करेगी कि भाई इसका मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, तुम भाड़े पे ले जाओ, तुम लॉन्च कर दो, पैसा दे दो हमको, लॉन्च पैड का इस्तेमाल करना है या और भी कोई भी चीज़ यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, लीज करेगा, प्रोक्योर करेगा स्पेस कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स। तो वो खरीद बिक्री केंद्र है इसरो का। समझ में आई बात? तो NSIL, तो पहला इन स्पेस, दूसरा NSIL। तीसरा हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है क्रिएटेड है पहले से भी, तो हमने इसके लिए जो है कुछ चीज़ें कही, बोला कि इसको स्पेस सेक्टर का नोडल डिपार्टमेंट हमने बना दिया इसको कि भाई अंतरिक्ष क्षेत्र का जो सबसे सब कुछ देखने वाला जो सबसे ऊंचा जो ये होगा एजेंसी, दैट विल बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइन ये देता रहेगा। और जितने भी तरह के कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल लेवल पे होना है दूसरे स्पेस एजेंसीज के साथ में, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल डील विद इट। ठीक है, तो अंतरिक्ष विभाग जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को प्रोत्साहित करेगा, उसको लीड करेगा। ओके, और चौथा क्या है कि इसरो के रोल को रैशनलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसमें क्या करना है, देखो कि इसरो को इसरो शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल एरिया स्पेस सिस्टम्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्रीज फॉर कमर्शियल यूजेस। तो अब देखिए, इसरो पहले क्या करता था, स्पेस सिस्टम्स में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता था, उत्पाद करता था और उसके बाद उसको ऑपरेट करता था। अब इसरो क्या करेगा, नई टेक्नोलॉजीज बनाने में ज़्यादा ध्यान देगा और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। तो अब क्या है कि प्रोडक्शन से R&D के ऊपर में फोकस इसरो का ज़्यादा होगा और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारे प्रोडक्शन वगैरह का काम हम डेलीगेट कर सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, क्योंकि 1947 का इंडिया अब नहीं है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एंड इट विल फोकस ऑन एडवांस्ड R&D, है ना। तो इसरो जो है अब ये याद रखना है कि इसरो के जरिए जो है इंडिया के स्पेस सेक्टर का क्या है कि इसरोज इवोल्यूशन इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन शोकेसेस इंडिया साइंटिफिक प्रोग्रेस, भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को दर्शाता है इसरो का विकास। और साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि भाई भारत के पास संभावना है कि 2030 तक जितना वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र है उसका 10% शेयर इंडिया जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके, क्योंकि अभी कम है वैश्विक लेवल पे, हमारा शायद 1-2-3% के आसपास ही है, अभी मेरे को याद नहीं डेटा एग्जैक्ट, तो वो बहुत कम है। तो हम उसको 10% तक ले जा सकते हैं, और 10% तक ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, आत्मनिर्भरता में भी आगे लेके जाएगा हमको। और फर्दर मोर इंडियाज स्पेस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इंस्ट्रूमेंटल इन जियो पॉलिटिक्स एज वेल इन फ्यूचर। भारत में ये सिर्फ ना वैज्ञानिक बल्कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों में हेल्प करेगा। स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन, ये याद रखना है हमको। यह अभी सिर्फ अगले जो है नया डायमेंशन क्षेत्र जो है वो स्पेस बनने जा रहा है। तो developing capacity in space will be crucial for enhancing our geopolitical और जियो इकोनॉमिक। ऐसे में भू राजनैतिक और भू सामरिक और भू आर्थिक जो अपने क्षमता है उसका विकास